हाँ जी, बच्चा पार्टी। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पूरी तरह से क्लियर किया था कि कोलिजन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है और उसको हम लोग क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। तो आज इसका जो स्टार्टिंग है वो क्वेश्चन से है। जैसे ये पहला जो सिचुएशन बना है इसको पहले देखो मैंने क्या बताया हुआ है। देयर इज ए स्मूथ सरफेस एंड देयर आर टू बॉडीज, वन इज ए अनदर इज बी। बॉडी नंबर ए यानी ए mass of 2 kg moving on the right hand side with speed 4 meter per second, and ball B या body B is moving towards left hand side with speed 2 meter per second, and this is the situation just before collision। collision होने से पहले सरफेस स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन के बारे में नहीं सोचना है। और दूसरा सिचुएशन बना हुआ है जस्ट आफ्टर कॉलिजन, यानी क्वेश्चन कहता है कि आप जस्ट आफ्टर कॉलिजन इफ body A, if after colliding, the ball A returns back with velocity 2 meter per second, then find। मतलब पूरा सिचुएशन ये है कि A और B टू बॉडीज हैं, इनिशियली दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शन यहाँ पर है नहीं। जस्ट बिफोर कॉलिजन का सिचुएशन दिया है एंड आफ्टर कॉलिजन इफ बॉडी नंबर ए यानी जो ए बॉडी है वो बैक साइड में 2 मीटर पर सेकंड से रिटर्न करती है। तो पहला क्वेश्चन मैंने इसमें ये पूछा है कि बताइए आफ्टर कॉलिजन इस बी बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा। तो जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम लूं तो ये एक सिंगल आइसोलेटेड सिस्टम बनेगा, किसी टाइप का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं होगा। मतलब वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और वो क्या होता है m1 u1 m2 u2 इक्वल m1 b1 m2 b2। और लीनियर मोमेंटम के केस में मालूम है ना, इनिशियल जो मोमेंटम लेते हैं वो पूरे सिस्टम का होता है, और वो किसके इक्वल होता है, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इंडिविजुअली इक्वल नहीं होता। तो अब इसमें से बस वैल्यूज रखनी है m1 है 2, डायरेक्शन का ध्यान रखना है 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स साइड, तो यहाँ 4 होगा, प्लस m2 का मास है 4, u2 है नेगेटिव एक्स साइड में तो यहाँ पे लिखना होगा माइनस का 2, m1 का वैल्यू 2 kg, b1 क्वेश्चन में हमें दिया है आफ्टर कॉलिजन 2 यानी नेगेटिव एक्स साइड में, तो यहाँ पर आएगा -2 प्लस m2 4 kg, v2 हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से देख सकते हो ये 8 आएगा, ये माइनस का 8 आएगा, ये माइनस का 4 होगा, और यहाँ पे 4v2 ये कैंसिल हो गए, 4 इधर आए, 4/4 इक्वल v2। तो V2 का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड और पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब है ये राइट हैंड साइड में मूव करेगी। तो पहली सिचुएशन बहुत इजी थी, मैं आराम से सॉल्व कर लिया कि वेलोसिटी ऑफ बॉल भी आफ्टर कोलिजन। अब मान लो इसी प्रॉब्लम में मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, तो वो सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। अब इसी में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी निकाल दो। जैसे मान लो मैं सेकंड क्वेश्चन इसमें आप लोगों से पूछूं कि टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन में थ्योरी में मैंने क्या समझाया हुआ है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो पीछे जाके, टाइम जरूर 1 घंटा लगेगा पर उसको अच्छे से देखो, क्योंकि जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी क्वेश्चन समझ नहीं आएगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया था v2 माइनस b1 और u1 माइनस u2, है ना, बिल्कुल पूरा डिराइव किया था। v2 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना। तो यहाँ से देखो v2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, अभी सॉल्व किया +1, तो यहाँ पे लिखना है +1 माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना है। b1 b1 का मतलब a वाली वेलोसिटी को मैंने 1 माना हुआ है थोड़ी देर के लिए, और b वाली बॉडी को 2 माना हुआ है, तो इसका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव साइड में है, देखो 2, तो साइन का ध्यान रखना है, यहाँ -2 लिखना है। u1 यानी कॉलिजन से पहले बॉडी नंबर ए का वेलोसिटी क्या था, तो वो था 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 4 लिखना है। u2 यानी बी बॉडी का वेलोसिटी क्या था कॉलिजन से पहले, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में -2 था, तो यहाँ पे लिखना है -2। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1 + 2 ऊपर आएगा और यहाँ पर आएगा 4 + 6, यानी ये वैल्यू होगी 3/6, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ गया 1/2। आराम से निकाला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इसी में क्या करते हैं, मान लो मैं इसमें एक थर्ड क्वेश्चन पूछूं, दो हो गए हमारे। कॉलिजन के बाद वेलोसिटी कैसे निकाली, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकाला 1/2।
और ई का वैल्यू 1/2 आना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉलिजन परफेक्ट इलास्टिक नहीं है। कौन सा कॉलिजन होगा? इलास्टिक, क्योंकि ई का वैल्यू हमें मिल रहा है। अब अगर हम इसमें थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, मान लो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि सेम सिचुएशन में मुझे बताइए इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक, सिचुएशन वही है, क्वेश्चन वही है, बस मुझे बताना है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जब इम्पल्स की बात हम लोगों ने की थी थ्योरी वाले पार्ट में, तो मैंने क्या बताया था? दोनों बॉडीज में से कोई भी एक बॉडी लो, एक्शन रिएक्शन का रूल तो फॉलो होगा। इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स तो यहाँ पे लगेगा ही। तो कैसे निकालते हैं? मान लो मैंने एक बॉडी नंबर 1 ले ली और बॉडी नंबर 1 पर मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पे इम्पल्स की वैल्यू। देखो, तो ये इम्पल्स जब निकालेंगे ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, सबसे पहले यहाँ पे याद करो कि मैंने तुम्हें क्या बताया था। ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन सबसे पहले जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है तो दोनों बॉडीज एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, है ना? तो उसके लिए हम लोगों ने बनाया था लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन m2u2। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दे विल मूव टुगेदर, तो m1 प्लस m2 इंटू वी, ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब इसमें बस वैल्यूज डालनी है। m1 का वैल्यू कितना है? 2 kg। u1 का वैल्यू कितना है? +4। m2 का वैल्यू कितना है? 4 kg। u2 कितना है? -2, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में चल रही है। यहाँ पे मास कितना लिखना है? 2 + 4 kg और v। आराम से देखो, ये 8 और ये -8, यानी जो ये वेलोसिटी आ रही है वो तो आ गई 0। कौन सी वेलोसिटी है ये? एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, दोनों साथ साथ। तो कहने का मतलब इससे साफ दिखाई दे रहा है कि मोमेंट भी थोड़ी देर के लिए जब डिफॉर्मेशन होगा तो दोनों बॉडीज रेस्ट में आएंगी, यही है। लेकिन अपना पर्पस यहाँ पर है इम्पल्स निकालना डिफॉर्मेशन के टाइम पे। इम्पल्स में मैंने पढ़ाया हुआ है कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन ये कहती है पहले इनिशियल मोमेंटम लिखो, फिर इम्पल्स फोर्स लिखो, और ये आपको फाइनल मोमेंटम देगा। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में ध्यान रखने के लिए मैंने दो चीजें बताई हैं, डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो। यहाँ पर हम इस इक्वेशन को एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज मैंने बोली थी, जब भी इसमें मास लेना है तो उस बॉडी का लेना है जिस पर आप इम्पल्सिव फोर्स जानना चाहते हो। यहाँ पर मैंने ये लिया हुआ है कि मैं फॉर ए बॉडी के लिए जा रहा हूँ। क्लियर हो गया? बॉडी क्लियर करो, डायरेक्शन क्लियर करो, फिर ये देखो कि बॉडी ए जो थी, क्या उसके पास इनिशियल मोमेंटम था? आंसर है यस। कितना था? m1u1। तो यहाँ पर लिखना होगा m1, इसका मास था 2 kg। u1 वेलोसिटी राइट साइड में कितनी थी हमारे क्वेश्चन में? 4। तो यहाँ पर 4 लिखिए। जे डी, डी फॉर डिफॉर्मेशन। फाइनल मोमेंटम में मास किसका लेना है? बॉडी ए का लेना है। वेलोसिटी किसकी लेनी है? ए की। कब लेनी है? एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो वो वैल्यू अभी सॉल्व किया, कितना आया? 0। तो यहाँ पे 0 रख दो। जैसे यहाँ पे 0 रखोगे और सॉल्व करके देखोगे तो जेडी का वैल्यू आएगा, देखिए, -8 न्यूटन सेकेंड आएगा, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स होता है फोर्स इनटू टाइम, तो यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड। अब ध्यान से सोचो, जो हम लोग थ्योरी में पढ़े थे उसमें ये माइनस साइन देखो आ रहा है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि पहली वाली बॉडी पे जो इम्पल्सिव नॉर्मल होगा वो अपोजिट साइड में लगेगा। अपोजिट साइड में लगने का मतलब कि जो ए बॉडी है वो रिटार्डेड होगी, यानी उसकी स्पीड कम होगी। तो माइनस साइन यही बता रहा है। बट मैग्नीट्यूड में ये कितना आया हुआ है? 8 न्यूटन सेकेंड। अब सपोज करो कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सेम इम्पल्स निकाल दो बॉडी बी के लिए। तो इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे बी का, इस पर कितना इम्पल्स है वो हमें निकालना है, और फाइनल मोमेंटम लिखेंगे बॉडी बी का, यही है। अब देखो इसमें इनिशियल मोमेंटम कितना था? किसका? बी का। तो इनिशियल मोमेंटम इसके पास होगा m2u2। मास कितना है? 4 kg। ध्यान रहे इसका इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट साइड में है, तो -2i होगा। जेडी, फाइनल मोमेंटम में मास इसी बॉडी का, वेलोसिटी दोनों का 0 है। ये देखो अभी प्रूव किया हुआ था एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। बिल्कुल आसानी से सोचा करो। अब देख लो ये जेडी का वैल्यू कितना आएगा? ये होगा -8, इधर जाने पे हो जाएगा +न्यूटन सेकेंड। देख लो, इस पर जो इम्पल्सिव नॉर्मल लगा वो प्लस आया। प्लस क्या बता रहा है? एक्सीलरेटेड, यानी ये वाला जो इम्पल्स है मोशन को सपोर्ट कर रहा है।
तो सेकंड वाली बॉडी की स्पीड बढ़ जाती है और आंसर में भी देखा। तो यहाँ से जो इम्पल्स दोनों लग रहे थे एक दूसरे के प्लस माइनस साइन हमें यही बता रहे हैं। तो ये तो हमने निकाला इम्पल्स एट द टाइम ऑफ डीफॉर्मेशन। अब मान लो इसको थोड़ी देर के लिए तुम लोग पॉज करो और खुद से निकालने की कोशिश करो कि इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन कितना होगा। ये रीफॉर्मेशन अपने आप करके देखो। चलो हो गया ट्राई। अब यहाँ से मैं तुम्हें बताता हूँ रीफॉर्मेशन। तो इम्पल्स पे जाने से पहले एट द टाइम ऑफ रीफॉर्मेशन वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है 0। और याद होगा कि जब मैं इसको बता रहा था तो ये ऐसे आया था m1 u1 m2 u2 और एट द टाइम ऑफ डीफॉर्मेशन m1 प्लस m2 v। और ये किसके इक्वल था, m1 b1 m2 b2। तो अब इस v का वैल्यू मैं निकालूं, लेफ्ट से निकालूं या राइट से निकालूं, वैल्यू तो वही आएगी। तो v का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि ये तो आएगा 0। रीफॉर्मेशन के टाइम पे जब इम्पल्स निकालेंगे तो इक्वेशन फिर वही आएगी इम्पल्स मोमेंटम वाली। ये है रीफॉर्मेशन का और फाइनल मोमेंटम। फिर अपने माइंड से वही बातें क्लियर करना, इस इक्वेशन में एक्सिस क्लियर हो, बॉडी क्लियर हो, मास उसी का लेना है जिस बॉडी पर अप्लाई करोगे। मान लेते हैं कि हम लोग पहले केस में ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड हम लोग जा रहे हैं इसका क्या निकालने, इम्पल्स ड्यूरिंग रीफॉर्मेशन। तो चेक करो क्या इस बॉडी ए के पास रीफॉर्मेशन में इनिशियल मोमेंटम था कोई, नहीं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इसका कंबाइंड वेलोसिटी 0 हो गया था। डिफॉर्मेशन के बाद ही रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ होगा। तो इनिशियल मोमेंटम आफ्टर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन देयर वाज नो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। तो विदा यहाँ लिखोगे 0 और ये होगा रिफॉर्मेशन। फाइनल में मास लेंगे उसी बॉडी का जिस पर इक्वेशन डाली है एम ए बॉडी का मास कितना 2। अब मुझे यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी चाहिए, 2 लिखनी होगी, क्योंकि फाइनल मोमेंटम का मतलब है आफ्टर कॉलिजन जो रिफॉर्मेशन की बात हो रही है। मास ऑफ ए और ए बॉडी के लिए है तो मुझे यहाँ पे वी ए का वेलोसिटी चाहिए और मैंने इसको सिंबल क्या लिया हुआ था 2 इंटू बी वन। ए को मैंने 1 माना हुआ है और बी को 2 माना हुआ है। तो चलिए जे आर कितना हुआ, मास है 2, v1 का वैल्यू अपने क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था 2 पर याद रहे माइनस में। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस, तो आंसर आ गया -4 न्यूटन सेकेंड। अब बताइए ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि रिफॉर्मेशन के टाइम पर जो इम्पल्स की डायरेक्शन है वो उसके ओरिजिनल मोशन को अपोज कर रही है। यही मैंने समझाया था कि पहली बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पे रिटार्ड हो रही है। अब अगर मैं इसी को निकालना चाहता हूँ कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन हमें चाहिए लेकिन बॉडी बी का चाहिए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, रिफॉर्मेशन फॉर बी, मास ऑफ बी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी आफ्टर कॉलिजन, और वो होगी v2। क्या इसके पास कोई इनिशियल मोमेंटम है डीफॉर्मेशन होने के बाद, नहीं, क्योंकि दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी कितना है 0। तो ये भी 0 होगा। जे आर मास बॉडी नंबर 2 यानी बी का कितना था 4 kg, 4, और मास कितना है, सॉरी वेलोसिटी कितनी v2 निकाली थी 1। तो देखो रिफॉर्मेशन के टाइम पर भी कितना आया 4 न्यूटन सेकेंड। बट ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मोशन को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर वही एक्सीलरेटेड वाली बात आ गई। तो इस टाइप से निकालते हैं इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन और ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन। क्या इसमें इस सिचुएशन पर आने के बाद कोई और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है? जी हाँ। मान लो इसमें मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। हमने कितने किए, वेलोसिटी निकाली आफ्टर कॉलिजन 1 था, इम्पल्स निकाला 2 में, तो 3 क्वेश्चन हो गए। और फोर्थ क्वेश्चन पे अगर मैं इसमें बनाऊं, इम्पल्स और रिफॉर्मेशन भी सॉल्व हो गया, रेस्टिट्यूशन भी सॉल्व हो गया, 4 वैरायटी हो गई। पांचवें पे हम लोग, मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि बताइए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डीफॉर्मेशन, यानी डीफॉर्मेशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है कि जब पहले दोनों बॉडी आई उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जब डीफॉर्मेशन हुआ तो उनका स्पीड 0 हुआ।
यानी सिंपल सी बात है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर होगी। तो यहाँ लिख सकते हो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस कैसे निकालोगे? पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो। फर्स्ट बॉडी के लिए m1 u1 स्क्वायर यानी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर 1/2 मैंने कॉमन ले लिया। ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो दोनों बॉडीज के पास थी। माइनस प्लस का चक्कर आएगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती नहीं, वो स्पीड पे डिपेंड करती है। और अब डिफॉर्मेशन के टाइम पर फाइनल कैसे निकालोगे? क्योंकि दोनों सिस्टम सेम वेलोसिटी से चलते हैं, ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। एट द टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन, क्योंकि जब दोनों का स्पीड सेम हो जाता है तो डिफॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। लेकिन हमने सॉल्व किया हुआ है, अपने इस v का वैल्यू न्यूमेरिकली 0 आया है। क्या करोगे? 1/2, a का मास 2, u1 कितना था? तो ये 4 था, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा प्लस m2 कितना है? 4 kg। u2 कितना था? 2। लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं, स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे इजिली देख सकते हो 1/2 ये हुआ 32 और ये हुआ 16, यानी 1/2 इंटू 48, तो ये कितना आया? 24 जूल। ये होगी मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से जो थ्योरी लेक्चर नंबर 1 में कॉलिजन में पढ़ी थी, उसका जो पहला क्वेश्चन था, जिससे हमें वेलोसिटी कैसे निकालोगे कॉलिजन के बाद, फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालोगे, फिर इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन, और उसके बाद लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इस क्वेश्चन के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।